अवतार कारकवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमें मांकी लॉज ज्ञात करने की विधियां देख रहे थे। तो पहले वीडियो में हमने प्रतिशत विधि देखी। आज हम दूसरी विधि देखेंगे, कुल व्यय विधि। अर्थात इस कुल व्यय विधि के अंतर्गत मूल्य घटने और बढ़ने का प्रभाव कुल व्यय पर कितना पड़ता है, इसी बात को इसी आधार पर मांकी लॉज ज्ञात की जाती है। और इस विधि का प्रतिपादन अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार मांकी लॉज ज्ञात करने के लिए मूल्य परिवर्तन से पूर्व उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय तथा मूल्य परिवर्तन के बाद किए जाने वाले कुल व्यय की तुलना की जाती है। मार्शल के अनुसार वस्तु की मांग की लॉज उस समय इकाई के बराबर होती है, EP=1, जब वस्तु के मूल्य घटने या बढ़ने पर भी वस्तु पर किए गए कुल व्यय की मात्रा स्थिर रहती है। मांग की लॉज उस समय इकाई से अधिक होती है, EP=1, जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि घट जाती है। मांग की लॉज उस समय इकाई से कम होती है, EP=1 होती है, जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय की राशि घट जाती है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मार्शल ने ये तीनों स्थिति बताई है। इन तीनों स्थितियों के अंतर्गत हमें देखेंगे कि मांग की लॉज इकाई से कम है, इकाई के बराबर है या इकाई से अधिक है। अब हम ये जो तालिका है, इस तालिका के माध्यम से हम देखेंगे कि विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मांग तथा उस पर किया जाने वाला कुल व्यय किस प्रकार से है और इससे हमें मांग की लॉज किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो जो पहली स्थिति है, प्रथम स्थिति, इसमें मूल्य है 10 और इस 10 रुपए मूल्य पर वस्तु की मांग 60 इकाई की जाती है और कुल व्यय 600 रुपए है। इसी प्रकार से अगर मूल्य घट गया, 8 रुपए हो गया, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी इकाइयों की और ये 75 हो जाएगी और इस प्रकार से इसके ऊपर कुल व्यय जो किया जाएगा वो 600 रुपए होगा। और अगर मूल्य घटकर 6 रुपए हो जाता है और तो इस 6 रुपए के ऊपर वस्तु की मांगी गई इकाई है वो 100 है, तो इस प्रकार से 600 कुल व्यय हुआ। तो इस प्रकार से जो प्रथम स्थिति है, इसमें मूल्य घटने या बढ़ने का वस्तु के कुल व्यय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये EP=1 है। इसी प्रकार से ये जो दूसरी कंडीशन है, इसके अंतर्गत वस्तु का मूल्य 10 रुपए है, तो वस्तु की मांग 60 इकाइयां है, तो इसके ऊपर कुल व्यय किया गया व्यय है वो 600 रुपए है। अब वस्तु की का मूल्य 10 से 8 रह गया, तो इसकी मांग 100 इकाई के बराबर है, तो इसके ऊपर कुल व्यय किया गया वो 600 की बजाय 800 हो गया। इसी प्रकार से मूल्य घट के 6 रुपए हो गया, तो इसकी मांग 150 इकाइयां हैं और इसके ऊपर कुल व्यय किया गया है वो 900 रुपए हो गया। तो इस प्रकार से जैसे जैसे मूल्य घटते जाते हैं तो उसके ऊपर किया गया कुल व्यय बढ़ता जाता है। तो जब वस्तु के मूल्य घटने से उसके ऊपर जो कुल व्यय किया जा रहा है वो अगर बढ़ता है तो हम ये मानेंगे कि EP=1 है, अर्थात मांग की लॉज इकाई से अधिक है। इसी प्रकार से अगर वस्तु का मूल्य 10 रुपए है और उसकी मांग 60 इकाइयां है, तो इसके ऊपर 600 रुपए कुल व्यय है और इसकी कीमत घटकर 8 रुपए हो गई और इसकी मांग 70 इकाई के बराबर रहेगी, तो इसके ऊपर जो कुल व्यय है
वो 560 हो गया, और इसका मूल्य घटकर 6 रुपए रह गया। इसकी मांग 80 इकाई के बराबर है और कुल व्यय 480, अर्थात वस्तु के मूल्य घटने पर उसके ऊपर किया गया कुल व्यय भी घट रहा है। तो जब वस्तु के मूल्य में कमी आती है और कमी आती है तो उस वस्तु के मूल्य में कमी आने से और जो कुल व्यय है वह भी घटता रहता है, तो मांग की लोच इकाई से कम है, ईपी इज लेस देन 1। इसको हम इस राशि देख सकते हैं। जो पहली स्थिति है ईपी इज इक्वल टू 1, पहली स्थिति है ये ईपी इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि मूल्य परिवर्तन से कुल व्यय में परिवर्तन नहीं हो रहा। कुल व्यय की राशि वस्तु का मूल्य 10 रुपए होने पर भी 600 रुपए, 8 रुपए होने पर भी 600 रुपए और 6 रुपए होने पर भी 600 रुपए है, अर्थात वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन का कुल व्यय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरी कंडीशन है वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है, ईपी इज मोर देन 1। ये वाली स्थिति है दूसरी स्थिति, क्योंकि मूल्य घटने पर मूल्य बढ़ता है, मूल्य घटने पर कुल व्यय बढ़ता है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय घटता है, मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय घटता है। जब मूल्य 10 रुपए से घटकर 8 रुपए होता है, 10 रुपए से घटकर 8 रुपए होता है, तो कुल व्यय 800 हो जाता है। मूल्य घटकर 6 रुपए होने पर कुल व्यय बढ़कर 900 हो जाता है, जबकि मूल्य 6 रुपए से बढ़कर 8 रुपए होने पर कुल व्यय 900 से घटकर 800 रुपए हो जाता है। और ये तीसरी स्थिति है ईपी इज लेस देन 1। ईपी अर्थात इलास्टिसिटी प्राइस डिमांड 1 से कम क्यों होती है? क्योंकि मूल्य घटने पर कुल व्यय घटता है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है। मूल्य 10 रुपए से 8 रुपए हुए तो कुल व्यय 600 से घटकर 560 रुपए, मूल्य 6 रुपए होने पर कुल व्यय 480 रुपए हो जाता है, जबकि मूल्य बढ़कर 8 रुपए होने पर कुल व्यय 480 से बढ़कर 560 रुपए हो जाता है। तो इस प्रकार से मूल्य घटने पर कुल व्यय घटता है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है। तो इस स्थिति को हम कहेंगे ईपी इज लेस देन 1। इसी को हम एक इस रेखा चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। ये जो रेखा चित्र है इसमें जो OI अक्ष है इसके ऊपर कुल व्यय, OI अक्ष के ऊपर मूल्य और OX अक्ष के ऊपर कुल व्यय दर्शाया गया है। इस रेखा चित्र में मूल्य की तीनों श्रेणियों पर विचार करते हैं। वस्तु का मूल्य OP से OP1 तक कम हो जाता है। शुरू में वस्तु का मूल्य OP, अब इसका मूल्य OP से OP1 हो गया, OP से OP1 हो गया, तब कुल व्यय बढ़ता है। ये OP से OP1 हो गया, तो ये जो रेखा है ये कुल व्यय रेखा है। ये हमारे लिए ये जो रेखा है ABCD ये कुल रेखा है। तो ये OP से OP1 हो गया, तो ये कुल व्यय बढ़ा। तो कुल व्यय बढ़ने से इसका परिणाम क्या हुआ? ये ईपी इज मोर देन 1 है, अर्थात जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसके ऊपर जो किया गया व्यय है वो घटता है। अतः ईपी इज मोर देन 1 है। जब मूल्य OP1 से घटकर OP2 तक होता है, ये OP1 से घटकर OP2 तक हो गया, तब कुल व्यय स्थिर रहता है, अर्थात B से C ये एक ही है। तो इसका मतलब ये है ईपी इज इक्वल टू 1, अर्थात मांग की लोच इकाई के बराबर है। जब मूल्य OP2 से घटकर OP3 हो जाता है, OP2 से घटकर के OP3 हो जाता है, तो ये ईपी इज लेस देन 1 हुआ, क्योंकि जो कुल व्यय है वो यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ कुल व्यय बढ़ रहा है इसलिए ईपी इज मोर देन 1 है, और यहाँ पर घट रहा है इसलिए ईपी इज लेस देन 1 है, और यहाँ पर स्थिर है इसलिए ईपी
इक्वल टू 1 है। धन्यवाद।